हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्माफ्यूजन पर। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। इससे जो पहले हमने डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल्स। वो मैंने आपकी यूनिट पूरी कंप्लीट करवा दी है, वो आप प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट भी ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट यूनिट है हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं। तो आप बेसिकली अगर हम कहें तो जो हमारी औषधि होती हैं, जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, उनमें जो हमारे एज अ प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं कि जो हमारी औषधि है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मदद करें या उसकी कंपाउंडिंग में मदद करें या लंबे समय तक स्टोरेज करने में मदद करें। ठीक है, ये इसीलिए यूज़ होते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। सब्सटेंसेस विच आर ऑफ लिटिल और नो थेरेप्यूटिक वैल्यू बट आर नेसेसरी इन मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और डोजेस फॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एड्स। ये वह पदार्थ होते हैं जिनका कोई कह सकते हो जिनका या तो बहुत ही कम थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, चिकित्सीय महत्व उनका बहुत कम होता है, या ना के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन इनका जो आप कह सकते हो जो इनका यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि ये औषधीय जो हमारी तैयारियां होती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कंपाउंडिंग करते हैं या स्टोरेज करते हैं किसी भी मेडिसिन की, उनमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें पॉइंट में लिख रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम केमिकल चेंज और माइक्रोबियल एक्शन। ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज अ प्रोटेक्टर यूज़ होते हैं, एज अ प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ये यूज़ होते हैं। किससे? फ्रॉम केमिकल चेंज, कोई भी ड्रग में हमारी केमिकल चेंज ना हो, ठीक है, और हमारी कोई माइक्रोबियल एक्शन उसमें ना हो, ऐसा ना हो कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, ठीक है, उनमें ये ना ग्रोथ होने दें, केमिकल चेंज ना होने दें, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, कोई भी माइक्रोबियल एक्शन ना हो, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दे इंक्लूड सॉल्वेंट, डाइल्यूटिंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। ये सभी में इंक्लूड्स होते हैं। सॉल्वेंट हो गए आपके, डाइल्यूटिंग एजेंट्स हो गए, सस्पेंडिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है, ये बेसिकली सभी में इंक्लूड रहते हैं। क्लियर है? अब इसके कुछ हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो हमारे ये इनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, उनके कह सकते हो कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए कि हमें कैसे ये मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, दे शुड बी फिजियोलॉजिकल इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। ये कैसे होने चाहिए? ये शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने चाहिए और गैर विषाक्त होने चाहिए, ठीक है, एंड नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दे शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। और इनका जो भंडारण होता है, आप कह सकते हो स्टोरेज जो होता है, ठीक है, उनके दौरान ये स्थिर रहने चाहिए, मतलब स्टिल रिमेन, ठीक है, ये स्टिल रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि ये चेंज हो जाएं, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है, दे मस्ट बी कंपेटेबल विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर एक्सपिएंट इन द फॉर्मुलेशन। ये जो क्या होते हैं, दे मस्ट बी जो हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, एंड एक्सपिएंट्स इन फॉर्मुलेशन में एज अ एक्सपिएंट्स भी यूज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो क्या होते हैं, ये ईजिली, पहली बात तो ये आसानी से अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा ये महंगे नहीं होते हैं। क्लियर? एंड लास्ट है हमारा, फ्री फ्रॉम फॉइल ऑर्डर एंड अनयूजुअल टेस्ट।
ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये फॉल ऑर्डर होता है हमारा और अनविजुअल टेस्ट होता है उनसे फ्री करना। क्लियर। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे कलरिंग एजेंट्स के बारे में। जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें कलरिंग एजेंट हम देख लेते हैं। द कलरिंग एजेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डोजेस फॉर्म्स नॉट ओनली इम्प्रूव द एट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं जो हम डोजेस फॉर्म में इंक्लूड करते हैं, उनका सिर्फ ये काम नहीं होता है कि उनको एट्रैक्टिव दिखना, जैसे हम कोई भी कलर किसी चीज़ में डाल देते हैं तो वो चीज़ एट्रैक्टिव दिखने लगती है, ये काम होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं होता है कि उनको एट्रैक्टिव दिखाना, इसीलिए हम कलर को ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू इनेबल ईजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इन पॉइजनस मटेरियल। ये इनका ये भी काम होता है, बट ऑल्सो इनेबल करते हैं इजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आप पहचान सकते हैं इन पॉइजनस मटेरियल्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं। ऑल coloring agents used in pharmaceutical formulation must be approved and certified by FDA and Food Drug and Cosmetic Act। जो हमारे सभी कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कोई भी कलरिंग एजेंट हो गए जो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, उनको किसके थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए या उनके किसके थ्रू सर्टिफाइड होना चाहिए, FDA के थ्रू। FDA का मतलब होता है फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से सर्टिफाइड होने चाहिए। क्लियर है। फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ये सर्टिफाइड होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, तभी आप कोई भी फार्मूलेशन में या कह सकते हो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में कोई भी कलरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द कलरिंग एजेंट्स या कह सकते हो कलरेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल सोर्सेज। जो हमारे कलरिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारे प्लांट्स हो गए, नंबर 1 प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और हमारे मिनरल सोर्सेज जो खनिज सोर्सेज होते हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कलरिंग एजेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली कलरिंग एजेंट के जो टाइप्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले होता है मिनरल कलर्स, जिसे हम कहते हैं खनिज, मिनरल को कहते हैं खनिज। दूसरा क्या है, प्लांट कलर्स, ठीक है, प्लांट कलर्स। तीसरा एनिमल कलर्स, और चौथा सिंथेटिक कलर। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारा मिनरल कलर्स। मिनरल कलर्स का क्या मतलब होता है, दीज कलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज। खनिज स्रोतों से हमें ये प्राप्त होते हैं। जो मिनरल कलर्स होते हैं वो खनिज स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। मिनरल कलर्स आर जनरली कॉल्ड पिगमेंट्स। जो मिनरल कलर्स होते हैं उनको हम बेसिकली या जनरली हम पिगमेंट्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दीज आर यूज टू कलर प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक लोशन एंड कॉस्मेटिक्स। जैसे आप कह सकते हो जो कलरिंग हमारे ये मिनरल कलर्स जो होते हैं वो हम क्रीम हो गए, लोशंस वगैरह हो गए, ऐसा कह सकते हो जो चीज़ हम त्वचा वगैरह पे यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, उनमें ये कलर्स यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, तो यहाँ पे लिख रखा है लोशन हमारे हो गए या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारा हो गया। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड्स हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। क्लियर। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ कलरेंट का दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा प्लांट्स कलर है। प्लांट्स कलर क्या होते हैं, जो प्लांट्स कलर होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज और बाई एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स कलर होते हैं वो प्लांट सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, और जो उनका प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन करके भी हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप एक ये देख लेना, आप क्लियर कर लेना। चलिए थर्ड जो है हमारा
एनिमल कलर्स हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको डिफ़िकल्टीज होगी याद करने में। तो मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। एनिमल कलर्स ये कैसे कलर्स होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लिखे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करते रहिए और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो एनिमल कलर्स होते हैं वो हमारे एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जानवरों से मिलते हैं। क्लियर? जैसे कार्बनिक एसिड हो गया अ ब्राइट रेड कलरिंग एजेंट। जो कार्बनिक एसिड होता है एक ब्राइट रेड कलरिंग एजेंट होता है और जो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोकनियल में। क्लियर? दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंथेटिक कलरेंट्स। और जो एनिमल कलर्स होते हैं उनको एज अ सिंथेटिक कलरेंट्स भी हम यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, जो लास्ट हमारा है सिंथेटिक कलर। सिंथेटिक कलर का मतलब होता है, या कह सकते हो आर्टिफिशियल कलर्स। यहाँ आर्टिफिशियल भी लिख सकते हो, सिंथेटिक भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं आपके लिए। क्लियर? तो यहाँ पे सिंथेटिक कलर्स कौन से होते हैं? जो सिंथेटिक कलर हमारे सबसे पहले कह सकते हो सिंथेटिक कलर कैसे बने या कहाँ से बने? तो सिंथेटिक कलर्स वर डिस्कवर्ड बाय विद द एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ थर्मोमीटर इन 1956। 1956 में एक हमारा थर्मामीटर था, उसका एक्सीडेंटली मतलब अचानक टूट जाने के कारण ये हमारे सिंथेटिक कलर्स का आप कह सकते हो उत्पन्न हुए। तो इसमें क्या चल रहा था? वाइल अटेम्प्टिंग सिंथेसाइज्ड क्यूनिन। ठीक है, क्यूनिन की सिंथेसाइज चल रही थी, उस समय थर्मामीटर था हमारा, वो टूट गया था बाई एक्सीडेंटल, किसी तरीके से गिर गया होगा, टूट गया होगा। कौन सी सन में? 1956 में। क्लियर है? सिंस ऑल द सिंथेटिक कलर्स आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन जो भी इसमें कलर्स हमारे सिंथेटिक कलर्स निकले वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सभी कलर्स यूजफुल नहीं थे। ठीक है, कुछ उसमें जो कलर्स थे वो हार्मफुल थे। क्लियर? तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो कैरमेल है, कोलतार डाइस कलर होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन यूज़ के आधार पे अगर हम देखें तो अमरनाथ हो गया, ठीक है, और ऑरेंज जी हो गया और सनसेट येलो FCF हो गया। ये हम एज अ ह्यूमन यूज़ में या कह सकते हो कि किसी भी हमारे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल कलरिंग एजेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगे ये आप सबसे ज़्यादा आपका एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसमें आप ये डिटेल में बेसिकली पढ़ेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, FDA हो गया, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारे ये कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं या करेंगे, तो हमारे वो अप्रूव्ड होने चाहिए और सर्टिफाइड होने चाहिए। किसके द्वारा? FDA के द्वारा। एज पर किसके आधार पे? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के आधार पे। क्लियर है? ये हमारा रूल है, इसी रूल के आधार पे ये FDA ये सर्टिफाइड करता है या अप्रूव करता है हमारे जो भी सिंथेटिक कलर्स होते हैं उनको। क्लियर? तो चलिए इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और साथ ही साथ हम कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो एडवांटेज इसके हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। क्लियर? अब जाहिर सी बात है जब कलरिंग एजेंट यूज़ करोगे आप तो ये कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट होगा उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? दूसरा, दे प्रोवाइड ग्रेस एंड बेटर आई अपीयरिंग कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट। ये जो हम अगर कलर यूज़ करेंगे, जो भी हमारे सिंथेटिक कलर हो गए या प्लांट कलर्स हो गए या एनिमल्स कलर्स हो गए, जो भी हम कलर्स यूज़ करेंगे तो हमारे देखने में अच्छे लगेंगे। हम अगर किसी प्रोडक्ट में अगर यूज़ करते हैं ये कलर्स तो हमारा प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आई अपीयरिंग मतलब देखने में वो अच्छा लगेगा, उसका कैरेक्टर होगा प्रोडक्ट का वो अच्छा लगेगा, देखने लुकिंग वाइज अच्छा हो जाएगा। क्लियर?
तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब पहचान में आसानी हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है हम आपका फॉर सेल इंक्रीज। अगर आप प्रेफर करते हैं कि बच्चे ज़्यादा तो पिंक चाहिए हमें या ऑरेंज चाहिए, येलो चाहिए, तो वो एक सेल इंक्रीज भी होती है और ये हेल्प भी करते हैं सेल करने में हमारा प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर। एंड डिसएडवांटेज इसके कुछ हैं, तो बेसिकली मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। डिसएडवांटेज 2 हैं, वो आप देख लीजिए। समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ सनलाइट फेड्स द कलर ऑफ कोल तार। जो कोल तार होता है या आप कह सकते हो अगर हम उसे एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो हमारी जो सनलाइट होती है वो सनलाइट में फेड हो जाते हैं, वो कलर हल्का पड़ जाता है। फेड का मतलब होता है हल्का पड़ जाना। क्लियर। और दूसरा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इंक्रीज कॉस्ट। जो हमारा ये जो अगर हम ज़्यादा सिंथेटिक कलरेंट यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ हद तक हमारी जो कॉस्ट हो वो हमारी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। तो क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरीके किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसका क्लियर कर दूंगा वहीं कमेंट्स में ही। क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो इसके आगे का पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी चैनल पे हमारे नए हैं। मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच।